आज हम अपने इस ब्लॉग में आज जिस पौधे से आपको रूबरू कराएंगे मेडिसिनल पौधे को, वह है जलकुंभी यानी वाटर हायासिंथ। प्रायः आप लोगों ने सभी जगह इस पौधे को देखा होगा, जो वाटर हायासिंथ या जलकुंभी। जहाँ पर भी पानी जमा होता है वहाँ पर ये आपको प्रायः दिख जाएगा। रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे जिन जगहों पर गड्ढे होते हैं वहाँ पे ये आपको दिखाई देगा। वैसे तालाब जहाँ पे पानी जमा हुआ हो, ज़्यादा बड़ा तालाब नहीं हो, तो वहाँ पर भी ये जलकुंभी आपको दिख जाएगा। और हम आज इस पौधे के बारे में, जिसे प्रायः हम लोग बेकार समझते हैं, इसके कितने सारे लाभ हैं, कितने सारे फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम आपको अपने इस ब्लॉग में बताएंगे। दोस्तों देख सकते हैं जैसा कि ये एक दामोदर नदी है, और मैंने भी जैसा बताया कि ये जहाँ पे पानी जमता है उस जगह पे उगता है। तो यहाँ पे ये नदी है, तो आप लोग बोलेंगे कि यहाँ कैसे उग गया। तो आगे यहाँ पे एक चेक डैम है और उसकी वजह से पानी जो है नदी का रुकता है, और यहाँ पे देख सकते हैं पानी बिल्कुल रुका हुआ है और उसमें ये सारा जलकुंभी इतना सारा उगाया है। तो ये जो भारत में सबसे पहले इसका इतिहास बता दें कि ये बंगाल में लाया गया था। इसमें बहुत ही खूबसूरत पर्पल कलर के फूल खिलते हैं, और जो पत्तियां हैं ये आप देख सकते हैं बिल्कुल हरे रंग का। तो इसको बंगाल का आतंक भी कहा जाता है। ये ज़्यादातर मैंने जैसे बताया कि रुके हुए पानी में होता है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और ये जिस तालाब में या जिस जगह पे होता है बड़ी तेज़ी से फैलता है। और अभी 2 महीना पहले मैं जब आया था तो यहाँ पे ये लगभग ना के बराबर था। देखिए अभी कितना हो गया है, अगर 2-4 दिन के बाद आएंगे तो पूरी तरह से भर जाएगा। तो इसके साथ यही है कि ये पूरी तरह से फैल जाता है, और जब ये पूरी तरह से फैल जाता है तो एक नुकसान करता है। जितने भी जलीय जंतु होते हैं जैसे मछली वगैरह है, उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर देता है, और फिर यहाँ पे जो मछलियाँ वगैरह है वो नहीं जी पाती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये बड़ी तेज़ी से फैलने वाला खरपतवार। जलकुंभी इंसान के लिए सबसे पुरानी पत्ती वाली सब्जियों में से एक कहा जाता है। यह कलिका, ब्रोकोली, अरुगुला और ब्रेसिस स्प्राउट्स के साथ ब्रेसिक परिवार का, जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, इसका जो तना होता है, मैंने एक पौधे को निकाला है। देखिए ये काफ़ी संरचना के बारे में बताएं कि कैसा ये होता है। तो आप देख सकते हैं ये इसकी जड़ें हैं, तो कितनी गहरी, बिल्कुल काली काली हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फाइब्रस रूट हैं। इसके अलावा ये देख सकते हैं ये एक उभरा हुआ पार्ट है। उसके बाद दोनों साइड में आपको ये पत्तियां मिल जाएंगी बिल्कुल हरी। अभी ये नई पत्तियां हैं तो अभी पैरोट ग्रीन है, लेकिन जब ये पुरानी हो जाएंगी तो बिल्कुल हरी हो जाएंगी। ठीक है, इनका जो तना होता है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, बिल्कुल खोखला है। और यही वजह है कि ये पौधे जो है वो पानी में तैरते रहते हैं, ये फ्लोटिंग प्लांट की श्रेणी में आते हैं। इनके साथ जैसा मैंने बताया भी कि इनका जो फैलाव है वह बहुत सारे जलीय जीव के लिए नुकसानदेह होता है। मछलियाँ वगैरह इसमें मर जाती हैं, क्योंकि ये पानी में जो ऑक्सीजन घुला होता है उसको भी वो खींच लेता है। साथ ही साथ जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, उसका भी ये कारण बनता है। बहुत सारी एक्वेटिक स्पीसीज़ जो होती हैं, यानी जलीय जीव जो होते हैं, इसकी प्रेजेंस की वजह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसका छुटकारा पाना काफ़ी मुश्किल है। एक बार जब ये फैल जाता है तो बड़ी मुश्किल से ये इसको हटाया जा सकता है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि जो नदी के किनारे या तालाब में, जिन जगहों पे, जलाशयों में इंडस्ट्रियल वेस्ट जो डाला जाता है, उसका जो डिस्पोजल होता है, उससे जो वाटर पोल्यूशन है उसको ये रोकता है। इसका जो स्वाद है वो दोस्तों वो तीखा चटपटा होता है, और मिर्चा का जो स्वाद होता है उसका एहसास दिलाता है। और ये न्यूट्रिटिव इसके वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसका जो पोषण का जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो कितना ज़्यादा है। रोम में जो सिपाही थे उन लोगों का ये मुख्य आहार माना जाता था।
अब चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊं इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कि जलकुंभी में एक संतरे से अधिक विटामिन सी पाया जाता है। इसमें दूध से अधिक कैल्शियम और पालक से ज़्यादा आयरन और केले से अधिक फॉलेट्स पाया जाता है। इस पौधे में विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B6, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। अब आइए इसके पोषण के बारे में आपको बताऊं कि प्रति 100 ग्राम इस पौधे के में पोषण तत्व क्या है। तो कैलोरी हमको 11 कैलोरी मिलती है, यानी ऊर्जा हमको 11 कैलोरी मिलती है। इसमें जो वसा होती है फैट वो 0.1 ग्राम, सोडियम 41 मिलीग्राम 41 मिलीग्राम, पोटेशियम 330 मिलीग्राम, कार्बोहाइड्रेट 1.14 2.3 ग्राम 2.3 ग्राम। परसेंटेज वाइज जब बात करें तो विटामिन ए इसमें 63% है, कैल्शियम की मात्रा 0.12% पाई जाती है, विटामिन सी 71% पाया जाता है, आयरन की मात्रा इसमें 1% पाई जाती है, विटामिन B6 5% पाया जाता है और मैग्नीशियम 5% पाया जाता है। अब आइए हम उसके बारे में बताएं कि इसको लोग सेवन कैसे करते हैं। तो इसका सेवन जनरली सलाद के रूप में किया जाता है। इसे पास्ता, कैसरोल और कभी कभी अलग अलग तरह के सॉस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जनरली हम लोग सलाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभी अगर इसका इस्तेमाल करना हो तो हम लोग इसको भून करके या हल्का पानी में इसको गर्म करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें चूँकि नाइट्रेट का बहुत उच्च स्तर होता है तो ये बहुत सारी बीमारियों में इसका फ़ायदा हम लोगों को देखने को मिलता है। तो आइए अब इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहला जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के मुताबिक जलकुंभी में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो हैजा, गले में खराश और सांप के काटने में भी इसका इलाज संभव है। इसका जो अर्क होता है यानी इसका रस जो है ये बुढ़ापे को रोकने के लिए विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें कैंसर से लड़ने वाले कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कैंसर रोग से हमारा बचाव करने में या उसको रोकने में बहुत हद तक कारगर साबित होते हैं। अगर पोषक तत्व की कमी है शरीर में तो पोषक तत्व शरीर में बिल्कुल नई ऊर्जा और ताकत प्रदान करते हैं और शरीर जो इंसान का बिल्कुल फौलादी होता है, बिल्कुल निरोगी होता है। एक्जिमा जैसी बीमारियों से जो स्किन से रिलेटेड बीमारी है उसमें भी इसके पत्तों का जो अर्क है, इसके पत्तों को चूर करके जो इससे रस निकलेगा उसको अगर आप उस जगह पे लगाते हैं तो बहुत सारी ये एक्जिमा की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में जलकुंभी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बच्चे जिनको अस्थमा होता है यानी जो दमा से पीड़ित होते हैं उनके लिए यह जलकुंभी का जो पौधा होता है वो काफ़ी राहत पहुंचाता है। तो आपको इसके स्वास्थ्य लाभ के बारे में आपको बताएं तो मैंने जैसा पहले बताया कि ये बहुत सारी बीमारियों में ये पौधा जो है वो कारगर साबित होता है उसके इलाज के लिए। सबसे पहले आते हैं थायराइड ग्लैंड में। ये थायराइड ग्लैंड की जिनको प्रॉब्लम होती है थायराइड की, उनके समस्या को दूर करने में ये काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। साथ ही साथ हड्डियों को ये काफ़ी स्वस्थ बनाता है। जो औरतें गर्भावस्था में होती हैं यानी प्रेग्नेंट होती हैं उनकी प्रेगनेंसी में भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। अभी मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा कि कैसे होता है। ये चूँकि विटामिन ए और सी ज़्यादा होता है इसमें तो आँखों की रोशनी के लिए भी ये काफ़ी अच्छा पौधा माना जाता है। और साथ ही साथ ज़ुकाम को रोकने में इसका कोई सानी नहीं है। साथ ही साथ ये हाई ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी कम करता है। और जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, जो मधुमेह यानी शुगर की बीमारी से ग्रसित लोग होते हैं, उनके इलाज में भी ये मददगार साबित होता है। और सबसे जो बड़ी चीज़ होती है इसका इस्तेमाल ब्रेन को
यानी मस्तिष्क को बहुत ही मजबूत करता है। दोस्तों, इसमें एंटी कार्सियोजेनिक गुण पाए जाते हैं, जिससे जो कैंसर है उससे कैंसर की जो बीमारी होती है उससे लड़ने में ये पौधा बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। इसमें कैंसर निवारक फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और ये कैंसर की रोकथाम में मदद करते हैं। ठीक है, जैसे लंग्स का कैंसर, स्टमक का कैंसर और जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसकी पुनरावृत्ति को वो रोक देता है, ये आगे दोबारा नहीं हो पाता है। थायराइड ग्लैंड के बेहतर कामकाज के लिए भी इस पौधे का इस्तेमाल होता है। इसके लिए करना क्या है कि आपको इस पौधे को हल्के से उबाल लेना है और इसका इस्तेमाल जब आप करेंगे तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, थायराइड की समस्या होती है, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। ज़्यादा अच्छा है कि इसको कच्चा खाना चाहिए, क्योंकि इसमें इसको यूज़ करने से जो थायराइड हार्मोन्स के प्रोडक्शन में कमी आती है। अब आते हैं जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए यानी डायबिटिक लोगों के लिए ये कैसे फ़ायदेमंद है। तो इसमें प्रति उपचायक अल्फ़ा लाइपोक एसिड होता है जो ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। इसमें लाइपोइक एसिड नाम की जो चीज़ पाई जाती है, जो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको वो कम करता है, जो इंसुलिन का सेंसिटिवनेस है वो बढ़ाएगा और डायबिटिक पेशेंट्स में ऑक्सीडेटिव टेंशन्स जो चेंज चार्ज को प्रेरित करता है उसको वो कंट्रोल करता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे मैंने पहले बताया कि पाए जाते हैं, तो इससे जो ये सब मिल करके और सोडियम मिल करके जो रिलीज़ करते हैं प्रोडक्ट्स, वो क्या करता है, आर्टरीज़ को पतला करता है और उससे जो ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जो बीपी की समस्या होती है, उच्च रक्तचाप की जो समस्या होती है, उससे छुटकारा मिल जाता है। विटामिन सी की वजह से जो मोतियाबिंद है, जो बीमारी होती है, उसके विकास में का जो जोखिम होता है, यानी मोतियाबिंद का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसको वो कम करता है। जैसा मैंने बताया आपको कि ये दिमाग के लिए, मस्तिष्क के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसके इस्तेमाल से जो अल्जाइमर्स नाम की जो बीमारी होती है, जो जनरली उम्र बढ़ने के साथ होती है, तो वो उससे बहुत हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही साथ ये ब्रेन के टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट भी करता है और रिपेयर भी कर देता है। जब कभी भी स्ट्रोक होगा, ब्रेन स्ट्रोक होगा, उस समय ब्लीडिंग जो है वो उसको ये कम करता है। नेक्स्ट जिस चीज़ में इसका इलाज हो सकता है वो है ज़ुकाम में। इसमें चूँकि मैंने पहले बताया कि विटामिन सी पाया जाता है, तो विटामिन सी की वजह से ठंड को ये 66% तक कम कर सकता है। जो नेक्स्ट है, जो इसका फ़ायदा है वो है हड्डी से संबंधित। तो हमने जैसे पहले बताया कि इसमें कैल्शियम की मात्रा प्रचुर होती है, ये हड्डी को मजबूत करती है। जो फॉलिट होते हैं वो हड्डी के घनत्व को बनाए रखते हैं। अगर आप 1 कप जलकुंभी का सेवन करते हैं तो इसमें आपको कैल्शियम, फॉलेट और विटामिन के की जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। ठीक है, अब आइए, जैसा मैंने पहले बताया था कि प्रेगनेंसी में इसका क्या फ़ायदा है। तो हेल्दी जाइगोट के लिए जो भ्रूण होता है, एक अच्छे भ्रूण के लिए जो फॉलेट्स चाहिए उसकी 400 मिलीग्राम की जो मात्रा है वो अगर एक प्रेग्नेंट औरत को मिले तो जो भ्रूण संबंधी जो बीमारियां हैं वह ठीक हो सकती हैं, भ्रूण मजबूत होता है और आगे चल कर के जो बच्चा पैदा होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे थे जलकुंभी के, लेकिन इसके इस्तेमाल में सिर्फ इंसान पर ही नहीं, इसको जानवरों को भी खिलाया जा सकता है। साथ ही साथ जब इसको जमा करते हैं, जब सफाई की जाती है, जमा कर किनारे रखते हैं, उसके बाद कुछ दिनों के बाद जब ये सड़े तो इसको आप मिट्टी में खाद के तौर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका जो पत्ती है, इसका जो फल है, अभी तो फल आया नहीं इसलिए मैं नहीं दिखा सकता, तो पत्ती देख सकते हैं। अभी फूल भी इसमें नहीं आया है इसलिए फूल भी नहीं दिखा सकते। तो
पत्ती, फल और फूल इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। और जैसा मैंने अपने इस बायो ब्लॉग में बताया कि ये सारी चीज़ें आपको ये जो पौधा है जिसे हम लोग प्रायः खरपतवार बोलते हैं, ये काफ़ी लाभदायक पौधा है। लेकिन इसका जो एक बैड इफ़ेक्ट है, 2-4 बैड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो क्या है कि जो लोग वैसी दवा लेते हैं जो खून को पतला करता है, तो वैसे लोगों को इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर इसको सही तरीके से स्टोर नहीं किया जाएगा तो इसका जो रस होता है उसमें बैक्टीरिया पैदा होते हैं और वो नाइट्रेट को नाइट्राइट में बदल देते हैं, जिससे कि वह ये जो रस है या जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ है वो पोल्यूट हो जाती है, वो प्रदूषित हो जाती है। तो कोशिश कीजिए कि इसको जमा करके ना रखें, या जमा करें भी तो बिल्कुल सही ढंग से इसको सुचारू रूप से जमा करने की कोशिश करें। तो ये था दोस्तों आज का जो मेरा ये ब्लॉग। लेकिन मैं ये जो था मेरा ब्लॉग था, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि कोई भी जो इलाज है वह चिकित्सीय परामर्श के बिना मत कीजिए। अगर आयुर्वेद के डॉक्टर आपको बोलते हैं तो इसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर इसका दुष्प्रभाव, अगर आपने इसको सही तरीके से बिना चिकित्सीय परामर्श के इस्तेमाल किया तो इसका नुकसान आपको आपके शरीर के ऊपर भी पड़ सकता है। तो ये था आज हमारा ब्लॉग। उम्मीद है कि मेरा ये कंटेंट्स आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं जब कभी भी आगे ब्लॉग डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। और इसको अपने अगले ब्लॉग में एक नए कंटेंट्स को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।